नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 22 तारीख है, सुबह का वक्त है और देखिए मैं इस वीडियो की शुरुआत सीधा मुद्दे पर आना चाहूंगा और सीधा अहम बात करना चाहूंगा। क्या तुर्की और इजराइल के बीच जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? और क्या ईरान भी इस जंग में एंटर करने को तैयार है? देखिए बड़ी सारी चीजें हो रही हैं जो बेहद रहस्यमय हैं। अगर आप एनालाइज करें पिछले 48 घंटे के अंदर तुर्की और इजराइल के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ा, उसमें अमेरिका की जो भूमिका रही और ईरान की तरफ से सऊदी को लेकर जो बातें कही गई, यहाँ पर पूरा मामला ऐसा है, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे बहुत रहस्यमय हो रही है। पहले इस बात की बात करें, कई दर्शक मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुर्की और इजराइल के बीच में जंग हो सकती है? देखिए, टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड तुर्की आर राइजिंग शार्पली ओवर सीरिया, राइजिंग स्फीयर ऑफ अ पोटेंशियल न्यू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पे कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक नया जंग की जो है वो आधारशिला रख दी गई है और वो तुर्की और इजराइल के बीच हो सकता है। और ये पूरा जो मामला शुरू हुआ वो आप जान ही रहे हैं कि सीरिया में जो एयर बेस है, अबू अल दुहर एयर बेस है, इसको इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक्स की गई। आपको एक बेहद हैरान करने वाली बात मैं बताऊं, बताया जा रहा है कि जब सीरिया की तरफ इजराइल की तरफ से सीरिया की इस बेस पर हमला किया गया, देखिए इजराइल ने क्या कहा। इजराइल ने कहा कि यहाँ पर जो है तुर्की अपना मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने सैनिकों को यहाँ भेज रहा था, हथियार यहाँ पर भेज रहा था, इसीलिए हमने स्ट्राइक की। ये बात इजराइल की तरफ से कही गई। अब हुआ ये कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जब इजराइल की तरफ से फाइटर जेट्स ने उड़कर वहां हमला किया, सिर्फ 10 मिनट का करीब वक्त बचा था। अदरवाइज तुर्की के फाइटर जेट, तुर्की के प्लेन्स जो हैं F-16 जेट्स, वो टेक ऑफ कर जाते इजराइल के फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए। मैं इसको सब्सटेंशिएट करता हूं। यूएस एम्बेसडर टू टर्की टॉम बराक, ये यूएस एम्बेसडर हैं टर्की के, जिनकी तरफ से ये बात कही गई कि अच्छा, ये जो इनके बारे में आप जानिए, जो टॉम बराक हैं, ही इज ऑल्सो द यूएस पॉइंटमैन ऑन सीरिया। मतलब सीरिया के सारे मैटर्स को भी ये खुद देखते हैं। ऐसे हालात में इन्होंने भी इजराइल को ऊपर आरोप लगाए। देखिए, यूएस एम्बेसडर टू टर्की टॉम बराक ब्लेम्ड इजराइल फॉर द अटैक एंड कंडेम्ड इट। उन्होंने इसकी आलोचना करी और उसके साथ इन्होंने ये बात भी कही कि ये हमले जो इजराइल ने किए, अगर कुछ ही वक्त टाइम बचा था, वरना तुर्की के जेट्स भी टेक ऑफ कर जाते, ये सोच के कि ये सीरिया पर हमला है और साथ में तुर्की पर भी हमला है। इस कंफ्यूजन में तुर्की के फाइटर जेट्स भी टेक ऑफ करते और डॉग फाइट हो सकती थी आसमान में। तुर्की और इजराइल के फाइटर जेट्स जो है वो आपस में लड़ जाते। ये बात खुद अमेरिका की तरफ से कही गई और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा इस बात के लिए सावधान रहना है। अब अमेरिका जो है वो तुर्की से इस बात को लेकर नाराज है। क्यों नाराज है? क्या अमेरिका की कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी? देखिए, अब दो बयान और सुनिए। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेज इजराइल विल नॉट टॉलरेट अ टर्किश मिलिट्री प्रेजेंस एक्सपैंडिंग साउथवर्ड इन सीरिया। वो कह रहे हैं कि सीरिया के दक्षिणी हिस्से में अगर तुर्की का प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात भी कही कि हमने जो है, नेतन्याहू सेड हिज गवर्नमेंट हैज पास्ड अ मैसेज टू तुर्की फॉर अ वार्निंग। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तुर्की को वार्निंग भी दे दी है, हमने तुर्की को वार्निंग भी दे दी है कि देखो आप सीरिया में, साउथ एरिया में मत आओ, वरना हम एयर स्ट्राइक करेंगे। ये बयान नेतन्याहू का है। अब दूसरा बयान देखिए, दूसरा बयान जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इजरायली काट्स, इनकी तरफ से आया। इन्होंने ये कहा कि सीरिया से दूर रहो वरना हाल ईरान जैसा होगा। ये कहना है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का। इजरायली कार्ड्स जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही। किसको धमकी दे रहे हैं? तुर्की को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप सीरिया के अंदर आते हो, मिलिट्री प्रेजेंस अपना बढ़ाते हो, तो आपका हाल हम ईरान की तरह करेंगे। अरे ईरान की तरह क्या हाल करोगे? उल्टा मामला है, यहाँ जीता ईरान है, लेकिन फिर भी आप कहने को तो कह ही सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम ईरान की तरह, जैसे हमने हमला किया वैसा हमला हम तुर्की पे करेंगे। तो 2 दिन के अंदर 2 धमकियां आई। और इसके साथ ही देखिए, अब इतना ही नहीं, आप अगर माने, कल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई है। सीरिया में जो इजराइल की फोर्सेस हैं, उसके कई टैंक्स जो हैं वो आगे भी बढ़े। देखिए, इजरायली रिजीम फोर्सेस एडवांस विथ 2 टैंक्स एंड 3 मिलिट्री व्हीकल्स टुवर्ड्स Tal ad Daryat in the southern countryside of the
क्यूनेत्रा अकॉर्डिंग टू लोकल सीरियन सोर्सेस, मतलब वो दक्षिणी हिस्से में इजराइल की सेना और आगे तक बढ़ी, यानी वो नहीं चाह रहे कि तुर्की अंदर आए। तो ये आपकी मूल घटना है। अब देखिए इसके पीछे की कहानी देखो अब क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे, आप सबसे पहले पीछे चलते हैं थोड़ा सा, आप इनसाइड स्टोरी समझिए इसकी। इसीलिए मैं ये वीडियो में इसी चैनल को इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसका मकसद जो है वो ये है कि पर्दे के पीछे के जो खेल है साहब वो सामने लाना है। और इसीलिए मैं बार बार अली खामने साहब का जिक्र करता हूं, उनका विजन था, उनकी विजन की वजह से आज ईरान की इतनी बड़ी जीत हुई है। देखिए कैसे छटपटा रहा है अमेरिका बातचीत करने के लिए ईरान से, ना जंग करके जीत पा रहे हैं, ना बातचीत में जीत पा रहे हैं, इकोनॉमिक वॉर में हालात खराब है, पूरी दुनिया परेशान हो रही है, अमेरिका से कह रही है आप यहां से निकलिए, बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। तो ईरान की कितनी बड़ी जीत है और उसमें अली खामनी साहब के विजन का बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए मेरी भी हमेशा एक कोशिश होती है कि मैं आपको जो वीडियोस बनाऊं उसमें हो सकता है मेरी कोई बात गलत भी हो, कोई ऐसा है नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही होगा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है आपको पर्दे के पीछे की हकीकत बताना, और आप सहमत हो तो जरूर कमेंट भी करें। और यही हमारा मकसद है, दैट व्हाट आई लर्न फ्रॉम अली खामनी साहब। और ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है साहब, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसमें अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का नेटो समिट में तुर्की जाना और यह कहना कि हम आपको F-35 जेट देने के लिए तैयार हैं। अभी तो कांग्रेस से परमिशन नहीं मिली थी, वहां परमिशन लेनी पड़ती है संसद से, उसके लिए अभी वहां चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो एर्दोगान को यह प्रॉमिस कराए कि हम आपको F-35 जेट दे देंगे। क्यों दे देंगे? बदले में इस संसार में देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस का बड़ा सीधा उसूल है, एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को F-35 जेट देने के लिए तैयार है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वापस भी मांगेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम आपको जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार दे देंगे और हम न्यूक्लियर डील कर लेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ये लॉलीपॉप्स जो पकड़ा रहे हैं उनके पीछे वो बदले में सऊदी से भी कुछ चाहते थे। मामला ये है साहब कि अमेरिका ईरान को हरा नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा ईरान का। ईरान ये जंग जीत गया, डंके की चोट पे जीत गया साहब। और ये बड़े इसीलिए हम शुरू से मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा था कि ईरान पे जंग होगी तो मुंह की खाओगे। लोग मेरी बातों में विश्वास नहीं करते थे। जिस दिन अली खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ मैं उस दिन को भूलूंगा नहीं। मेरे आसपास जो बड़े सारे लोग थे वो कई लोगों का ये कहना था, अरे आप तो बड़ा दावे करते थे ईरान ऐसा कर देगा, ईरान वैसा कर देगा, अब तो अली खामेनी साहब भी नहीं रहे, अब तो क्या 3-4 दिन में ईरान सरेंडर कर देगा। मैंने उनको उसी दिन कहा था आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जरा देख लीजिए क्या होता है। आज देखिए 5 महीने बाद हॉर्मुज में अंदर कदम नहीं रख पा रहा अमेरिका, वो जो वहां पर माइंस बिछी है वो नहीं हटा पा रहे, सब बेसेस जल गए, कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं। अमेरिका का जो एक प्रभुत्व था, अमेरिका एक सुपर पावर है, वो खत्म हो चुकी, चौपट हो गया वो। उसको अली खामेनी साहब ने जो है वो पटक के पीटा कि आप खत्म कर दीजिए, वो सुपर पावर वाली इमेज ही खत्म हो गई, तार तार हो गई। वो पूरी दुनिया देख ली है कि भैया आप कुछ नहीं कर पा रहे, ईरान अकेला लड़ा है सबसे। यही बात हम शुरू से कह रहे थे। ये बात आपको जो देखिए, आपको क्या है, जंग हो रही थी ना, तो जब आप जंग होती है, आप किसी 2 देशों की बात करते तो आपको उस देश का नेचर समझना पड़ता है। यहां हर आदमी जो है, ईरान का हर आदमी अली खामेनी बन के बैठा हुआ भैया। दे हैव लर्न फ्रॉम करबला हाउ टू फाइट विदाउट वाटर, दे आर रेडी टू फाइट। खाना पीना और बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां गड़बड़ा गए। अब डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यह था कि चलो F-35 तुर्की को पकड़ा देंगे, सऊदी को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार दे देंगे, बदले में इनकी एक सेना बनाई जाए, पाकिस्तान को वो राजी करवा लेंगे, वो उनके लिए बड़ी डील नहीं है। मुनीर को और शहबाज शरीफ को तैयार कराना इज नो बिग डील, वो रेडी हो जाएंगे। तो कोशिश ये थी कि एक सेना बना दी जाए, और ये सेना क्या करे, ये समंदर में हॉर्मुज खुलवाएगी, ये बाबल मंदेब खुलवाएगी, ये लाल सागर खुलवाएगी, ये यमन में लड़ाई करके जितने ईरान के प्रॉक्सीज कहते हैं, जिनको सहयोगियों को प्रॉक्सी कहा जाता है, इन सब से इनको लड़ा दिया जाए। दिस वॉज इनिशियली द प्लान। अब इसके लिए सेना बनाई जा रही थी। अब हुआ क्या कि दस्तखत हो गए, सब कुछ हो गया। अब बात आई कि साहब सेना बना के अब यमन के खिलाफ लड़िए। इन्होंने जो है सऊदी को भी फंसा लिया इस बात में, मोहम्मद बिन सलमान फंस गए इस प्लॉट में। उन्होंने कहा कि आप जो है यमन में प्लेन उतर रहा है ईरान का, आप उस पर हमला करिए और हूती के खिलाफ जंग शुरू करिए, हूती को हम खत्म करेंगे। तो वो जंग वहां शुरू गई। इस प्लॉट में सऊदी बिना मतलब के कूद गया साहब। आज तेल बैठा हुआ है सऊदी का, बिना मतलब के जो है वो जंग में कूद गए सऊदी, कोई मतलब ही नहीं था साहब।
ईरान इज अ क्लियर कट विनर हियर। आप जो जीत रहा है, उगते सूरज को सलाम करती है दुनिया। इतनी छोटी सी बात सऊदी नहीं समझ पा रहा। मिडिल ईस्ट का उगता सूरज ईरान है। ईरान इज द किंग ऑफ मिडिल ईस्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है तो जॉर्डन में जाके जले हुए बेसिस देख ले। अगर किसी को कंफ्यूजन है, कुवैत में जाइए, जले हुए बेसिस देखिए। बहरीन में जाइए, उस बेड़े का क्या हाल है वो देख लीजिए। इतनी सटीक हमले हो रहे हैं जिसका कोई, कतर में जाइए, अल उदैद बेस का हाल देख ही लीजिए। हॉर्मूज किस तरह से बंद पड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी कहलाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे भैया, बाहर खड़े हुए हैं, अंदर नहीं जा पा रहे। क्यों? अबू मेहदी लगी हुई है वहां पे, 1000 अबू मेहदी लगी हुई है, एक एक जहाज को ठोकेगी वो। फिर क्या करोगे? तो एक क्लियर कट विनर है इसमें ईरान, कोई 1% डाउट नहीं है। और मुझे हर बात, इस बात की हमेशा खुशी रहेगी और संतोष भी रहेगा इस बात का कि मैंने हमेशा जो बोला अपनी समझ के हिसाब से सही बातें बोली, जो सच था उसका साथ दिया साहब। मेरे को बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीजें कहते थे कि आप जो बोल रहे हो वो जो है कहीं आपको उसका ये परिणाम ना भुगतना पड़े, वो परिणाम। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, सच तो सच रहेगा, वो दुनिया के किसी कोने में भी रहे, चाहे वो भारत में रहे, चाहे वो ईरान में रहे, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे सऊदी में रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे, सच तो सच रहेगा। एंड आई एम स्टैंडिंग विद ट्रूथ। जो मुझे सच बात लग रही है मैं वही बोलूंगा। मैंने कहा था ईरान जीत जाएगा और वो जीत गया। तो अब देखिए ये बार बार बात मैं कई बार बोलता हूं, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता कि मैंने जो कहा था वो सच बात निकली। ये कोई मैं दावा नहीं कर रहा। देखिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां इतने सारे भ्रम फैलाए जाते हैं ना कि वो बड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो उसके बीच में आपको बड़ी साफ बात समझनी होगी। खैर हम भटकते नहीं, हम मुद्दे पर आते हैं फिर से। तो अब ये प्लान ये था कि ये नेटो वाली फोर्स तैयार हो गई, अब लड़ो। अब हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है एर्दोगान से फोन पे, 4 दिन पहले की बात है। फोन पर बात हुई। एर्दोगान इस बात के लिए राजी नहीं कि ईरान पे हमला करेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हमारा ये जो पैक्ट है, नाटो पैक्ट जो है, वो इलाके के जो मसले हैं उनको सुलझाने के लिए हम ईरान के लिए, तुर्की ईरान पर हमला करने के लिए रेडी नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये पता था कि वहां पर हमला करने का मतलब फिर क्या होगा। जब अमेरिका गिनती में नहीं लग पा रहा है, अमेरिका की सेना सुसाइड कर रहे हैं सैनिक। अब आप सोचिए उनकी मनोदशा क्या होगी, क्या स्थिति रही होगी जब अमेरिका के सैनिक अगर सुसाइड करने वाले अब्राहम लिंकन में बोले हम समंदर में कूद जाएंगे साहब, तो वो लड़ने को तैयार तो है नहीं ईरान से, है ईरान के। क्या फिर हम भटक रहे हैं, पॉइंट पे आइए। तो फिर मुद्दा ये हुआ कि तुर्की ने हमला करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे। उसके इस बातचीत के बाद अगले 48 घंटे के अंदर ये खबर आ जाती है कि इजराइल ने जो है हमला किया है। इजराइल ने हमला कर दिया सीरिया के बेस पे। अब इसके 2 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद तो ये था कि अमेरिका ने तुर्की पर दबाव बनाने के लिए इजराइल से स्ट्राइक करवाई, क्योंकि तुर्की वो नहीं करना चाह रहा था जो अमेरिका चाहता। फोर्स बनाने के लिए राजी है, वो लाल सागर में अपने मूवमेंट करने के लिए राजी है। खबर आई थी कि वो अपने शिप पे भेज देगा, लेकिन वो हॉर्मूज में और ईरान के खिलाफ कुछ नहीं करना चाह रहा हो, क्योंकि उसको पता है ईरान से पंगा नहीं लेना है। बात नंबर 1। तो या तो यह ऑप्शन था, 2 संभावनाएं हैं, 2 थ्योरी हैं। अमेरिका ने इजराइल को कहा कि भैया स्ट्राइक करो जरा, तुर्की पर दबाव बनाओ, और इसीलिए इजराइल ने हमला किया। और बताया यह गया कि अमेरिका को कुछ नहीं पता था, और अमेरिका के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने भी इस तरह का बयान दे दिया, यूएस एम्बेसडर टर्की जो है टॉम बराक, कि अरे नहीं इजराइल की हम आलोचना करते हैं और ठीक नहीं है और ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका को सब पता था। देखिए ये है ना, ये सिर्फ दिखावे की बातें होती है। समझिए आप इस बात को कि ट्रंप नेतन्याहू से नाराज हैं और ट्रंप ने नेतन्याहू को डांट दिया, और इस तरह की जितने खबरें आती है ये बेसलेस होती हैं खबर। इनका कोई सिरधरिया नहीं होता। CIA और मोसाद के सब ऑपरेशंस एक दूसरे की चर्चा के साथ ही होते हैं। ये ऐसी खबरें नहीं होती। ये बात अलग है कि इजराइल अपनी बात पे अड़ जाता है कई बार कि नहीं हम जो है वो तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे, हम अपनी फोर्सेस नहीं मंगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिना बताए स्ट्राइक कर दे। वो तुर्की से बात कर रहे हैं ट्रंप, उसके 2 दिन बाद वो स्ट्राइक कर दे और अमेरिका को ना बताए, कम से कम मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को। ठीक है, मोसाद और CIA मिलकर काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये था कि अमेरिका ये जानता क्या था, प्लान था कि जरा स्ट्राइक करके दबाव बनाओ तुर्की पर। बात नंबर 1। और बात नंबर 2 स्थिति ये थी कि इजराइल को हमेशा से ये महसूस हुआ कि अगर ये मुस्लिम देशों का नेटो बन गया तो अब्राहम अकॉर्ड तो गया तेल लेने।
वो जो है ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, ग्रेटर इजराइल बनाया जाएगा जिसमें लेबनान की भी जमीन ले लेंगे, सीरिया की भी ले लेंगे, गजा भी हड़प लेंगे और एक बड़ा सा एक ग्रेटर इजराइल बनाया जाएगा, वो प्लान तो फेल। अगर एक मुस्लिम नेटो की फोर्सेस बन गए, देखिए मुस्लिम नेटो कभी भी इजराइल के साथ तो नहीं जाएगा, ठीक है, अमेरिका के पिट्ठू हो सकते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के साथ चल रहे हैं, इस तरह की बातें होती है। वो अपने देश का एक फैसला भी है, हर देश अपना सोचे, उसमें कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन यह संभव नहीं है कि इजराइल को जो है वो इजराइल का समर्थन करने लगे। अब ऐसी हालात में देखिए, अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इजराइल को यह लग रहा है, नेतन्याहू को यह लग रहा है कि देखिए ईरान तो भारी पड़ ही रहा है। अब ऐसे में अगर एक मुस्लिम देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन दबाव बनाने लगता है कल को इजराइल के ऊपर, या अगर मिलिट्री जो ऑपरेशंस हैं इनकी अगर कोई बात आती है, तो ऐसे में क्या इजराइल जो है वो डिफेंडिंग एंड पे आ जाएगा? एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि कोई मुस्लिम देश भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, इजराइल पे दबाव बना रहे हैं, और ईरान तो अलग बैठा ही है, यानी इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए। ऐसी स्थिति में इजराइल नहीं चाहता कि तुर्की जो है वो इस नेटो के एलाई में शामिल होकर कोई फोर्स बनाने के पक्ष में नहीं है इजराइल, और इसीलिए ये स्ट्राइक की गई ताकि तुर्की पर यह दबाव बनाया जाए और ये मैसेज दे दिया जाए कि भैया ये जो आप फोर्सेस बनाने वाला प्रोग्राम है इससे आप दूर रहो। और ऐसी स्थिति में वाकई जो है अमेरिका और इजराइल के बीच में जो प्लान है ट्रंप का, उसमें नेतन्याहू फिट नहीं बैठ रहे। ये दो अलग अलग चीजें हैं। नेतन्याहू का उस प्लान में फिट बैठना ना बैठना और ट्रंप से लड़ाई हो जाना, है दोनों अलग चीजें हैं। ट्रंप से कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती नेतन्याहू की, वो दिखावा अलग ही होता है और वो कुछ नहीं होता। तो इजराइल को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुस्लिम नाटो बन जाए। और दूसरी तरफ आप देखिए, बड़ी संख्या में हथियारों का मूवमेंट शुरू हो गया है सीरिया और तुर्की के बीच में। पिछले 48 घंटे में जो तस्वीरें आई हैं, तुर्की के हथियारों का बड़ा मूवमेंट है, यानी तुर्की इस मोड में है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है इस स्ट्राइक के बाद, और कोई ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तुर्की इस बात के लिए राजी है। अब देखिए वहां ईरान ने क्या किया। ईरान ने सऊदी को वार्निंग दे दी है, 3 चेतावनी दे दी कि आप देखिए हुती को पर तो आप हरा नहीं सकते, अगर हुती पर आप हमले जारी रखोगे फिर आपके ऊपर भी हमले होंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उन्होंने ये भी मैसेज दे दिया है कि हम हुती के साथ खड़े हैं। ये भी संदेश दे दिया गया ईरान की तरफ से सऊदी को। और तीसरा ये भी बता दिया गया है कि देखिए आपको जो है फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बड़ी स्ट्राइक्स आपके ऊपर भी होंगी और आप उसको रोक नहीं पाओगे। सीधे सीधे शब्दों में ईरान ने सऊदी को चेतावनी दे दी कि हमले बंद करो हुती के ऊपर, अपने काम से काम रखिए आप। लाल सागर खुला था, ट्रंप की बातों में आके वो बंद हो गया, बाबल मंदेब आप बंद हो गया, कौन जिम्मेदार इसके लिए आप बताइए। तो ईरान की सऊदी को वार्निंग देना, तुर्की और इजराइल के बीच में जंगी हालात बनना, हथियारों का बड़ा मूवमेंट दोनों तरफ से, तुर्की की तरफ से मूवमेंट है, ईरान की तरफ से मूवमेंट है। ईरान इस बात के लिए रेडी है कि कभी भी स्ट्राइक हो सकती है। बहुत जबरदस्त तनाव है, और बल्कि कहा जा रहा है कि ईरान आगे बढ़ के हमला करने को तैयार है। वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। यानी आप देखिए पर्दे के पीछे तुर्की, अमेरिका, सऊदी, इनके बीच में जबरदस्त खेल चल रहा है। वो पकड़ नहीं पा रहे असल में ईरान को, क्योंकि ईरान बैठा हुआ वहाँ पे। ईरान सफल होने नहीं देगा, इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सफल होने नहीं देगा। और बाकी ये जो मुस्लिम देश हैं वो फंसा हुआ है इजराइल, वो कुछ इजराइल को सपोर्ट भी नहीं कर सकते। ये भी स्थिति है। तो ये जो प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, ये हो गया यहाँ पर टाई फिस। और इसीलिए अब जो है चाइना की एंट्री हो रही है। वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना अब एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। लेकिन फिलहाल हालात ये है कि तुर्की और इजराइल के बीच में जबरदस्त तनाव है। ईरान भी जंग के लिए तैयार है, और अगर जरा भी ऊपर नीचे होता है, हालांकि अमेरिका देखिए वो तुर्की से भी बात करेगा, इजराइल से भी बात करेगा, इसलिए जंग वाले हालात तो नहीं बनेंगे, जो मुझे लगता है ऐसा। लेकिन दोनों तरफ से जो फोर्सेस का मूवमेंट है वो देखिए, रेडिएशन जब होता है, चेन रिएक्शन जब होता है, तो कई बार चीज़ें अनकंट्रोल्ड होती हैं। तो इस बात के लिए हैरान मत होइएगा कि इन्होंने दो भी फाइटर जेट से 2 बम इन्होंने गिराए और 2 बम तुर्की भी गिरा दे, तो ये भी हो सकता है। तो अभी मिडिल ईस्ट में कई फ्रंट्स बन गए हैं, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, और हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है। शख्स तो एक ही थे, जो कहते थे और करते थे, वो हमारे बीच में नहीं है।
इसीलिए जो है हम उनकी तारीफ करते हैं। बस अब बात यही है। आप ये जितना है ना, सामने लोग कुछ कह रहे हैं, कोई देश सामने कुछ कह रहा है, उसके नेता, देश नहीं नेता जो है वो सामने कुछ कह रहे हैं, पीछे कुछ कह रहे हैं, फोर्स किसी के साथ भेज रहे हैं, वादा कुछ और कर रहे हैं, कभी जो है मीडिएटर बन जा रहे हैं, फिर उसी देश के खिलाफ, ईरान के खिलाफ साजिश भी करने लगते हैं, फिर अमेरिका से भी बात करने लगते हैं। जितने देश इन्वॉल्व हैं, आप देखिए, सिर्फ एक अली खामनेई साहब थे जो कहते थे डंके की चोट पे कहते थे, जो करते थे डंके की चोट पर करते थे। ऐसा नेता मिलेगा दूसरी बार कभी दुनिया में? कहीं मिलेगा ऐसा नेता आज की डेट में? बताइए, मिलेगा तो बता दीजिए। अली खामनेई साहब के लिए मैं दुखी होता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी ईरान गया था या उनसे मिला था या उनका कोई मतलब मैं बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन आप देखिए, ही वॉज अ लिविंग लेजेंड, ही वॉज अ लेजेंड। उनसे कितनी चीज़ें आप सीख सकते हैं और क्या नहीं सीख सकते आप उनसे। ही वॉज दैट ग्रेट। उनके विजन से आज अमेरिका एक जंग हार गया है। हकीकत ये है। और ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, इसलिए एकदम से कुछ बात पर विश्वास मत करिए, अंदर की खबरें समझिए। बहुत बड़ी साजिश है और ईरान फिलहाल लीड बनाए हुए। अगले वीडियो में एक और बड़ा खुलासा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करें। एक आध दो दिन कभी आगे पीछे हो जाता है, बट आई एम देयर विथ यू। और एक बड़े मिशन में हम और रेगुलरली आपके साथ जुड़ेंगे। धीरे से अभी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, एक स्टूडियो भी होगा, प्रॉपर चीज़ें भी होंगी। अभी चूँकि कंटिन्यू करना है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, अदरवाइज देयर विल बी एवरीथिंग। तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर कीजिए। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हम ईरान में लोगों को आपके वीडियो फारसी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। माय गॉड, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई नहीं हो सकता। ईरान से एक भाई साहब ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हम आपकी वीडियो हमें इतने पसंद है जो हिंदी आती है और वहाँ रहते हैं वो, कि हम अपने वहाँ जो लोग हैं फारसी जिन्हें हिंदी नहीं आती, हम आपके वीडियो का जिक्र करते हैं और आप उसको कन्वर्ट करके बताते हैं फारसी लैंग्वेज में कि ये शख्स हिंदुस्तान में बैठ के क्या कह रहा है। Thank you so much.